चले स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, चलिए हेडिंग दीजिए। नए पेज पर डेट देकर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी बॉडी क्या चाहता है, अभी लिखिए मत। दुनिया का कोई भी बॉडी क्या चाहता है? अपने स्टेट को मेंटेन रखना। जो भी उसका स्टेट है उस स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। यदि वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसी स्टेट को मेंटेन रखेगा। और यदि मोशन कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना चाहेगा। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और वो t बराबर 0 पर, फिर t बराबर आप 10 सेकंड पे देख रहे हैं, तो वो रेस्ट पे ही है, तो ये रेस्ट स्टेट कहलाएगा। ठीक। यदि इसका स्टेट को चेंज करना है, ये खुद से नहीं कर सकता, ये कभी चाहेगा ही नहीं कि अपना स्टेट चेंज करे। ठीक है। तो यदि इसके स्टेट को चेंज करना है तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स, जो कि नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स मतलब जिसका समेशन, सारे फोर्सेस का समेशन कुछ निकल के आएगा, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। तो इनर्शिया जो है, ये सबसे पहले बात कि जितने तरह के बॉडी हैं सब अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेंगे, या तो वो रेस्ट का हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, वो मेंटेन रखना चाहेगा। और ये जो एबिलिटी है उसके अंदर मेंटेन रखने की, ये किसके कारण से आता है? ये किसके कारण से आएगा? द एबिलिटी टू मेंटेन its state is due to its mass, उसके मास के कारण आएगा। ठीक है। तो मास जो है, जिस बॉडी का ज्यादा होगा उसके अंदर अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, लिखेंगे द greater mass, greater will be ability to maintain its state। ज्यादा, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होगी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की। क्या? ठीक है। अब हमको यह बात करना है कि यदि वो स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी है, तो यही उसका जो प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाता है? इनर्शिया। ठीक। ज्यादा मास तो ज्यादा एबिलिटी होगा, कम मास है तो कम एबिलिटी होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो यदि उसका स्टेट को चेंज करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा उस बॉडी पर। एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा मतलब वो बॉडी हमारा सिस्टम होगा, और सिस्टम पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको काउंट करेंगे। और यदि वो अनबैलेंस है, अनबैलेंस मतलब सारे फोर्सेस का समेशन जीरो हो गया तो बैलेंस हो गया, और यदि सारे फोर्सेस का समेशन जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस हो गया। यदि अनबैलेंस फोर्स लगेगा
तो ही वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कोई रेस्ट पर है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा इधर, इस डायरेक्शन में F1 मान लेते हैं 20 न्यूटन लगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 18 न्यूटन लगा। तो अनबैलेंस फोर्स है या बैलेंस फोर्स है? ये अनबैलेंस फोर्स है। इसका मतलब नेट अमाउंट का फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगा, जिसको F नेट बोलेंगे। F नेट मतलब सारे फोर्सेस का समेशन। तो F नेट बराबर यहां पर +2 न्यूटन हो जाएगा। प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स में है, ये x है और ये x डैश है, y है, y डैश है, इसको नहीं भूलना है, हम लोग स्टार्टिंग से चल रहे हैं इसमें। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अभी y की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए +2 न्यूटन होगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक जो रेस्ट में था अब रेस्ट में नहीं रहेगा, वो मोशन करने लगेगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन फोर्स का, नेट फोर्स का ये बता रहा है कि बॉडी उस डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक नोट पॉइंट और हुआ कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है और तब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो जिधर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी का मोशन उधर ही होगा। ठीक है, शर्त क्या है कि बॉडी रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रहा है ऑलरेडी, मान लीजिए एक कार ए है जो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, t बराबर 0 पर पोजीशन ए है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन स्टेट उसका मान लीजिए सेम है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड को मेंटेन किए हुए है। तो इस डायरेक्शन में v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये b पोजीशन, t बराबर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया। उसका स्पीड चेंज किया, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का? नहीं। तो आप उसका एक स्टेट मेंटेन है, जिस स्टेट को कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका, यानी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। अब जाकर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, जो ये F1 अमाउंट का मान लीजिए 30 न्यूटन का लगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए कोई फोर्स लगा F2, जिसका मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन हुआ। तो अब क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी पर नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगा, इस डायरेक्शन में F नेट लग गया, तो इस बार F नेट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 + 5 न्यूटन, जिस कारण से बॉडी पर पॉजिटिव एक्स में एक नया फोर्स लग गया जो पहले नहीं था, और उस कारण से अब इसका वेलोसिटी 20 नहीं रह जाएगा, 20 से बढ़ जाएगा। तो स्टेट चेंज हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि कोई बॉडी का स्टेट चेंज होना है तो वो डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स किधर लग रहा है। पहला बात ये हो गया। उससे पहले की बात ये हो गया कि यदि कोई बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगी। और पहला कंडीशन जो इसमें सबसे पहले बात लिखे कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट अमाउंट का एक्ट नहीं करे, जो कि हम लोग उसी को प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जितना ज्यादा मास, उसके अंदर एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बाइक है, तो इसका मास m बराबर मान लीजिए 100 kg है। बाइक 100 kg का होता भी है जनरली। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, सपोज F बराबर 10 न्यूटन लगा रहे हैं इस बाइक को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, और यहां पर एक ट्रक है, तो इस ट्रक में हम यदि बात करें तो इस ट्रक का मास ज्यादा होगा, इस ट्रक का मास ज्यादा होगा, तो m बराबर मान लेते हैं 1000 kg बराबर 10⁻³ kg। ठीक, और इस पर जो फोर्स लगाया गया पीछे से, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन से फोर्स जो लगाया गया, दैट इज 100 न्यूटन। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यदि हम इस बाइक को डिस्प्लेस कराना चाहते हैं रेस्ट पोजीशन से, तो इस पर जो 10 न्यूटन फोर्स लगा है, यदि उतना ही अमाउंट का फोर्स ट्रक पे लगाएंगे तो ट्रक डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेट है अभी, उस स्टेट में मास इसका 100 kg है, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए सपोज 10 न्यूटन सफिशिएंट है, लेकिन इसके पास मास ज्यादा है, तो इसके पास रेस्ट पे रहने की एबिलिटी ज्यादा है, तो इसको डिस्प्लेस कराने के लिए हमको 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि मास इसका ज्यादा है। और ये जनरली डे टू डे लाइफ में होता भी है। 1100 न्यूटन मान लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए,
इस पर एक्सटर्नल फोर्स कम लगेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ये किस बात पर डिपेंड किया? मास। सिस्टम का मास क्या है? यदि सिस्टम का मास कम है तो कम फोर्स रिक्वायर्ड है, सिस्टम का मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। और ये यही जो है एबिलिटी, यही इनर्शिया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। जब हम लोग आ जाएंगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में, तो जो इनर्शिया है रोटेशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। नाम सुने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो वहां इनर्शिया जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से काउंट होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट है तो पूछिए। सुमन कुमार, कोई डाउट नहीं है? फास्ट लिखिएगा जल्दी।
आइए अब हम लोग नया टॉपिक में एंटर करते हैं, हालांकि उसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम मतलब केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है? बोले, पढ़े हैं केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम? नहीं पढ़े हैं? हाँ, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं आप लोग? चैप्टर है एक, थर्मोडायनामिक्स की बात है वो। तुम घायल कैसे हो गए? हाँ, शत्रु से भिड़ गए थे क्या? और दोनों घुटने, दोनों मतलब कि नी पे ही हुआ है, एल्बो पे? बोलो, कैसे गिर गए? ट्रेन से कूद गए? बोलो ना तो और कहानी बन जाएगा बड़ा। वो हम समझ रहे हैं। दूसरे ट्रेन पर चढ़ गया, चलती ट्रेन में उतरना पड़ा, बारिश पड़ रहा था तो फिसल गया। यदि ट्रेन, चलती ट्रेन पे मान लीजिए आपको उतरना पड़ भी जाए तो इनर्शिया का फॉलो कीजिए, इनर्शिया का रूल फॉलो कीजिए। जिस डायरेक्शन में मोशन है वैसे किए तो चप्पल स्लिप कर गया। ओ, तब तो मैटर फ्रिक्शन का हो गया, तब तो मैटर फ्रिक्शन का हो गया नहीं, और जाना पड़ा डॉक्टर के पास। नहीं, कैसे अपने से कर लिए? अच्छा, मम्मी ही डॉक्टर है, सबकी मम्मी डॉक्टर है, ठीक है। ध्यान रखा कीजिए, ट्रेन से, चलती ट्रेन से उतरना इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सही बता रहे? जो जो ट्रेन में मोबाइल वगैरह सब चोरी करते हैं ना, उसको एक ट्रिक होता है उसके पास, उसको पता है कि कब हमको उसका मोबाइल छीन करके कूद जाना है ट्रेन से। आप कोशिश कीजिएगा, चोट लग जाएगा आपको, उसको चोट नहीं लगेगा, उसको पता है सब ट्रिक। समझ गए? होता है ना ट्रेन में, तो उस चीज का ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मूविंग पार्टिकल है या फिर कोई भी, आप जैसे बस पे जा रहे हैं या किसी चीज पे भी जा रहे हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में कूदने की कोशिश कीजिए, और उतना ही स्पीड स्टार्टिंग में मेंटेन करिए, फिर धीरे धीरे स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। समझ गए? उससे कम स्पीड भी रहिएगा तो किधर जाइएगा? आगे नहीं। क्या सुनने में ही लग रहा है? अरे वो होता है तब तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? बस में सफर किए हैं, बस जा रहा है मान लीजिए आराम से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, आपके पास सीट नहीं मिला तो आप हैंडल पकड़ के खड़ा है, अचानक बस ने ब्रेक मार दिया, तो आप आगे गिरेंगे कि पीछे? क्यों? हाँ, कौन रेस्ट में है? कौन रेस्ट में रहना चाहता है, बस कि आप? मेरे कंडीशन में समझिए, ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिलेगा। बस जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप हैंडल पकड़ के खड़े हैं, आप भी जा रहे हैं आराम से बस के साथ, अचानक बस ने ब्रेक लगाया और आप आगे, एक झटका महसूस किया, आप आगे गिर गए, तो ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, हाँ बोलो, एक एक करके बोलो तब सुनाई देगा अच्छे से। हाँ हाँ, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो, क्या और किसको क्या कहना है? सेम बात करना है, अब कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए सपोज करे कि हमारा जो पैर है वो बस के फ्लोर में कांटेक्ट में नहीं होता, तो क्या होता है? नहीं, ये इमेजिन किया जा सकता है,
तो आप बस के साथ ट्रेवल नहीं कर पाते, नहीं समझे? यदि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट बस के कांटेक्ट में नहीं होगा तो आप बस में सफर कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे सफर? संभव ही नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बस के कांटेक्ट में होना ही है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, ये जो इसने कहा है तो बिल्कुल सही है कि हमारा पैर जो है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है और उस मोमेंट ऑफ टाइम पर वो रेस्ट पे आ गया, तो हमारा पैर तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पार्ट पूरा बॉडी का वो तो मोशन में स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और आप उसको रोक कैसे पाते हैं? आप हैंडल को तेजी से बहुत ज्यादा ताकत के साथ पकड़ते हैं तो रोक पाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, उसका बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, खिड़की के साइड में हैं, बैठे हुए हैं और बस जा रहा है, बस 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और आपका कोई भी फ्रेंड उसी के पैरेलल उतनी ही स्पीड से वो बाइक से जा रहा है। ठीक है, तो आपके रिलेटिव उसका स्पीड 0 है। ठीक है, आपके रिलेटिव उसका स्पीड 0 है। टर्निंग आया, आपने लेफ्ट टर्न किया, तो आपका पूरा पूरा बॉडी जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो आप ऐसे झुक जाएंगे। होता भी है, जो हैंडल पकड़े होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं पूरा। ठीक है, तो आप जब राइट की तरफ शिफ्ट होंगे और बस लेफ्ट टर्न कर रहा है, इसका मतलब है आपके बॉडी पर एक राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो आप उधर शिफ्ट हो रहे हैं। आप चाहते नहीं इधर शिफ्ट होना, लेकिन आप पे फोर्स लग रहा है, आप ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए आप हैंडल को पकड़ कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना। तो आपका बॉडी राइट साइड में जो डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाह रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है उस पर? और जब जब बस टर्न करके फिर सीधा हो जाता है, तो फिर आप जो ऐसे हो रहे थे तो फिर सीधा आप भी सीधा हो जाते हैं, और फिर यदि राइट टर्न लेता है तो आपका बॉडी लेफ्ट टर्न कर जाता है। कौन लगाता है फोर्स? जो बाइक पे बैठा हुआ दोस्त है आपका, वो फील नहीं करता उस चीज को, उसको लगता है कि क्यों ये ऐसे झुक रहा है, फिर उसको लगता है अरे ये क्यों इधर झुक रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपके बॉडी पे लगता है, जो जिस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, और जो सीधा चलने पर नहीं लगता है? जो हम बता रहे हैं वो फील किए हैं कभी? तो जो हम कह रहे हैं वो सही है। इसका मतलब है कि लेफ्ट टर्न किया तो आपका बॉडी पर फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, और यदि राइट टर्न किया तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? बोलो। उसको हम लोग सीडो फोर्स बोलते हैं। सीडो मतलब झूठा फोर्स, सीडो फोर्स बोलते हैं। और वो कब लगेगा, कब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो लगता है, खास करके उस बॉडी पे लगता है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम बताएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। तो हम लोग बांधते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेशनरी कंडीशन क्या कह लीजिए, या इक्विलिब्रियम मतलब हम कहेंगे कि यहां पर जो फिजिक्स में यूज होगा इक्विलिब्रियम, वो होगा नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 और summation of all forces 0। ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है, ऐसे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक जगह पर स्टेट कर जाना, रुक जाना, या सारे सिस्टम का एक पोजीशन पे आकर के बैलेंस हो जाना, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि बॉडी पर जितनी फोर्सेस लग रहे हैं उस सारे फोर्सेस का समेशन, मतलब ऐड करने पर क्या होगा? 0। यदि ऐसा होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब बॉडी पे सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल में हम इसे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है t बराबर 0 पर। ठीक है, अब यहां पर बॉडी आगे मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद यहां पहुंचा। तुम इधर आओ तो, आगे आ जाओ। हाँ, और
चलो फास्ट, दुकान को सब लेके आओ। और तो ये उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब यदि बॉडी पर फोर्सेस को काउंट करते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स F1 लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F2 लगता है, इस डायरेक्शन में F3 लगता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में F4 लगता है। तो इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट होने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इतना का मीनिंग समझ में आया? यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, समेशन कर रहे हैं किस डायरेक्शन को, किसको, तो फोर्सेस को, जो किधर लग रहा है, तो उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है तो प्लस F1, और ये नेगेटिव है माइनस F2, और ये सब ऐड होकर क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, समेशन किया है सारे फोर्सेस को किस डायरेक्शन में, वाई में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस F3 और माइनस F4, और इसका समेशन 0। हम जेड में भी लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस कंडीशन में है वो प्लेन है। तो इस केस में यदि इफ द बॉडी इज मेंटेनिंग दिस कंडीशन, then we can say the system is in equilibrium। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पर नेट फोर्सेस 0 है और इक्विलिब्रियम में है, मतलब अपने उस स्टेट को वो मेंटेन रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यदि उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, उसके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये कब होगा, जब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन 0। जेड में भी 0 होगा, लेकिन हम लोग जेड अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि जेड में 0 है। हम लोग 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्स और वाई दोनों में 0 होगा। तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। अभी जो स्टेट है वो मोशन का स्टेट है, तो मोशन का स्टेट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और यदि रेस्ट स्टेट होगा तो उस रेस्ट में रहेगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम लोग पहले भी देखे हैं, मान लीजिए सपोज करें कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास m है, और इधर पॉजिटिव एक्स में उस पर फोर्स लग रहा है F1 सपोज 20 न्यूटन का, या फिर अभी हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं देते हैं, F1 लिखते हैं। नेगेटिव एक्स में F2, अपवर्ड डायरेक्शन में F3 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और प्लस F4। मान लेते हैं 2 फोर्सेस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यदि हमको ये समझना है कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब F1 माइनस F2 0 होगा, उसके बाद F3 माइनस mg प्लस F4 0 होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, और हम पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये क्या होगा, F1 प्लस में माइनस क्या, F2, और ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज ए पॉजिटिव, इज इक्वल टू प्लस F3 माइनस mg और माइनस F4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसी को these two conditions are called two conditions are called
इक्विलिब्रियम कंडीशन और बॉडी रेस्ट पर है। इस केस में ये क्या है, रेस्ट पर है, और इस केस में वो मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रहा है तो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा। समझ गए इस बात को? और यही चीज हम लोग को अलग अलग कंडीशंस में निकालने हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं अब। घुटना में भी चोट लगा होगा। हम्म? क्या हुआ? विक्स लगाने से होगा? एक कह रहा है विक्स लगा दीजिए। आते समय हुआ कि जाते समय हुआ? इधर से जाते समय। गलत ट्रेन में? तुम रेगुलर जाने वाला स्टूडेंट है, कैसे गलत ट्रेन पकड़ ली? सेम टाइम में सेम कलर करके कलर से क्या मतलब, पढ़े लिखे हो ना? दोनों रांची से ही आ रहा था। फिर अलग होगा, ट्रेन नंबर अलग होगा। तब एक एक लेट हो रहा था। ट्रेन था सुबह 6:30 बजे।
धोने क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, रिटायर्ड हट है। ये दोनों माइनस क्यों हुआ, क्लियर है? हाँ, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। और ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझ में आ गया है? अच्छे फॉरेन ऑथर की बुक में देखिएगा तो आपको ऐसे ही लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, रैस्निक हैलिडे का नाम सुने हैं? रैस्निक हैलिडे, ठीक। यूनिवर्सिटी फिजिक्स ट्रिसेमन को, ऐसा नाम सुने हैं कोई? यूनिवर्सिटी फिजिक्स रखा हुआ है, देख लीजिएगा। रैस्निक हैलिडे हम अपने घर पे अभी रखे हुए हैं, किसी दिन ले आएंगे यहाँ पर, तो दूसरा एडिशन मंगा लेते हैं, नया एडिशन मंगा लेते हैं। ठीक है, और देखो गिफ्ट देना था किसका? 75% से ऊपर मैथ में किसका है? एकता का है। और बायो में आदिति का है। हाँ, 75% है ना? 71% है। कितना है? अरे 240 में कितना मार्क्स है बताओ? 140। ठीक है, चल जाएगा। आप तो कितना हो गया 240 में 141, कितना परसेंट हुआ? हाँ, 58%। चलिए, तुमको क्या हो गया? चौथा नंबर पे आ गया तुम? हाँ, क्या? वो तो, ये तो घट्टा होने से पहले आया था। कल यहाँ से ले आएंगे आपके लिए गिफ्ट। आइए क्वेश्चन देखिए। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। मास m, m बराबर 5 kg, ऐसा हम लोग किए भी पहले। और ये एंगल 37 डिग्री है। आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया? अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए। अभी तो ये मान के चल रहे हैं, उसमें कहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ये मास जो है कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वहां पर रुका हुआ है, फिक्स है। और साथ ही साथ इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन क्या है? 0 है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले एबीडी बनाएंगे इसका। ठीक है, तो एबीडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg। तो हम g का वैल्यू 10 मान के चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 9.8 मानेंगे, यदि 10 देगा तब 10 मानेंगे। समझ गए इस बात को? कभी भी गलती से अपने मन से 10 मत मान लीजिएगा, ऑप्शन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं कहा है, तब तक आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे।
यही वैल्यू है उसका, ठीक है। जैसे यहां मैंने मेंशन कर दिया, तो अब हम यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल सकते हैं। तो यहां 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कितना, 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस टेंशन को हम T1 बोल रहे हैं और इस वाले टेंशन को हम T2 बोल रहे हैं, ठीक। अब यहां से एक्स और वाई एक्सिस में हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में ये होगा T1 कितना, ये एंगल 53 डिग्री होगा, तो T1 cos 53, और इस डायरेक्शन में T1 sin 53, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया, बाकी ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका एबीडी जो बना वो इस तरह से है। इस डायरेक्शन में T2, इस डायरेक्शन में T1 sin 53, ठीक। अपवर्ड डायरेक्शन में T1 cos 53 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन। होगा ऐसा, बोलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन डायरेक्शन कौन सा, एक्स ले लेते हैं पहले, शुड बी क्या, 0। तो अब हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहे हैं, ये है प्लस T2 और माइनस T1 साइन कितना 53, तो T2 माइनस T1 साइन 53 का वैल्यू 4/, तो 4/5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5 T1, इक्वेशन नंबर 1 पहला इक्वेशन हो गया। यानी कि T2 जो है वो 4/5 T1 के बराबर है। तो T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, T2 बड़ा है, T1 बड़ा होगा ना। मान लीजिए सपोज कि ये एक तो है नहीं, एक से छोटा है ना, तो यदि ये एक होता तो T2 T1 के बराबर होता, और यदि ये एक से ज्यादा होता T2 T1 से बड़ा हो जाता, छोटा होगा ना। अब आगे आइए, अब बात करते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन 0, और अपवर्ड को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो यहां आ जाएगा इक्वल टू, यहां आएगा प्लस T1 कॉस कितना 53 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज T1 cos 53 कितना 3/5 हो गया, इज इक्वल टू 50। तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा 50 इंटू 5/3, तो T1 इज इक्वल टू कितना आया 250/3 न्यूटन। ये आ गया T1 का वैल्यू। तो T2 कितना हुआ 4/5 इंटू 250/3। अब इसको इस तरह से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो T2 बराबर कितना आ गया 200/3 न्यूटन। तो एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये टेंशन निकालना था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो आपने टेंशन निकाल लिया कि कितना फर्स्ट स्ट्रिंग पर टेंशन लग रहा है और कितना सेकेंड स्ट्रिंग पर। समझ गए, ड्रॉ कर लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। डाउट है तो बोलिए, बोलो। T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, तुमको डाउट है भाई, कहां पर, यहां मतलब ये समझ में आया है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एक्स डायरेक्शन 0, ठीक। तो पॉजिटिव, अब हम एक्स में ले रहे हैं, तो एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, बोलो। T1 साइन 53 है जो कि नेगेटिव एक्स में लग रहा है, और एक है T2 जो पॉजिटिव एक्स में लग रहा है। तो सारे फोर्सेस जो कि पॉजिटिव एक्स में लगेंगे उसको प्लस ले लिए, और जो नेगेटिव एक्स में लग रहा है उसको माइनस ले लिए, और सब का समेशन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि सिस्टम किसमें है। तो अब यहां से इक्वल टू 0 करना है, तो T1 इसको कर दिए। अब यहां से ये इधर जाएगा 0 के उधर, तो T2 बराबर 4/5 T1 होगा। ये पहला इक्वेशन आया जो कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन दे दिया है। अभी आपको नहीं भी पता चल रहा है कि कौन बड़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला इक्वेशन हो गया ये। सेकेंड इक्वेशन आपको y एक्सिस से मिल जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस y डायरेक्शन में 0, तो y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ऐड करके 0 करिए, तो प्लस T1 cos 53 क्योंकि पॉजिटिव y में है,
-50 क्योंकि नेगेटिव आई में, और फिर इसको इक्वेट कर दिए, T1 निकल गया। तो T1 निकल गया, T1 का वैल्यू हम T2 इसमें पुट कर दिए तो T2 निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और अच्छे से मतलब कंप्लीट कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, तो मैकेनिक्स और अच्छा होगा आपका। अरे आओ, क्लास के बाद बताते हैं, वीडियो दिखाएंगे आपको। अरे हम लगे ही हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कोई ऐसे अभी उनका वीडियो बनाए हम, 2-3 टीचर टीचर बहुत सारे आए हैं, ऐसा नहीं। कुछ दिन हमको क्या बोले, हम मेरे हाथ में है ही नहीं वो चीज। कुछ दिन और देख लीजिए, हड़बड़ा के हम नहीं करना चाहते। 12th में मैथ के सर हैं, पढ़ा रहे हैं 12 को, लेकिन उनके पास समय नहीं है, 11th टाइम ही नहीं है उनके पास। सुमन कुमार, तुम्हारा मैथ है या बायोलॉजी है? बायोलॉजी है। क्या आप बायोलॉजी लेके क्या करना है? हाँ, कुछ सोचे हो? +2 के बाद सोचना है? क्या, कहाँ पर? F4 फोर्स का नाम था, F4 नाम था फोर्स का। अभी वो फोर वहां पर आप, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक तो है, वो सही है, तो क्या पूछना है उसमें? क्या पूछ रहे हो, बोलो। हो गया, ये नीट में आया हुआ है, नीट 2012 में। निकाल सकते हैं। एफबीटी बनाई, सबसे पहले एफबीटी बनाई तो
पहले इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले। तुम देखो उसको। बनाओ। बनाओ, क्वेश्चन उतार रहे हैं। पहले एफबीडी बना के दिखाओ। ये तुम्हारा कॉपी है क्यों? ये तो कल वाला पढ़ाई बीएससी में है। घर पे भूल गए? घर में कॉपी लेके गए थे? क्या सोच गए थे वहां पढ़ेंगे? गड़बड़ बात काम है बेटा, ऐसा नहीं करना है, समझे? ये गड़बड़ बात है। एक फ्रेश नोटबुक बनाओ, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन एक कॉपी में लिखो, ऐसे इधर उधर। हाँ, अरे सर ये साइन 37 है तो इसमें यहाँ cos 37 है और फिर यहाँ पे साइन 53 है, यहाँ cos 53 है, cos 53 cos 37 दोनों का डायरेक्शन उधर आएगा। दोनों से हाँ, इधर इधर इस ये जो टेंशन फोर्स होगा, टेंशन दिखाओ पहले। टेंशन कहाँ दिखा रहे हो? ये रिजॉल्व टेंशन फोर्स लगेगा, रिजॉल्व किसको करोगे? फोर्स को ना। तो फोर्स कहाँ दिखाए हो? हाँ, वही तो सिचुएशन को समझना है, तो समझ नहीं रहा सिचुएशन को। लो इधर पेन लो। इधर तुम एक एरो दिखा है, ये एरो का क्या मीनिंग होगा? टेंशन लग रहा है किस पर? इस पर। कौन लगा रहा है? ये रस्सी। तो इसको इसको आप मान लो, इसको फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। ये वाला रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है। अब इसी का रेजोल्यूशन एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, एक एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, एक नेगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव वाई। और यहाँ पर ये फोर्स के कारण एक पॉजिटिव एक्स में, एक पॉजिटिव वाई में मिलेगा, जो ये और इसको बैलेंस करेगा। उसी का तो एफबीडी बनाना है सबसे पहले।
घर पे प्रैक्टिस नहीं किए हो? इसमें एक बार मेरे साथ बोलो, जय श्री राम बोलो तो। हाँ, अब समझ में आया कि तुम झूठ बोल रहा है मेरे से? यदि तुम प्रैक्टिस किया होता ना तो हमको पहले तुम डाउट पूछता। ठीक है, तुम भी कहाँ उजन गए थे क्या? तुम इस समय नहीं बिलीव करते हो? पढ़ोगे तो बनेगा और नहीं पढ़ोगे तो देखो, ये महाकाल से मिल के आया है, नहीं बन रहा है। डायरेक्ट महाकाल से आशीर्वाद लियो ना तुम, तो कहाँ बन रहा है? महाकाल बोलते हैं मेहनत करिए, मेरे पीछे मत रहिए। हो गया? किसी का सॉल्व हुआ? हाँ, फर्स्ट हो गया है ना? ठीक, सेकंड करिए। तुम सेकंड पहले कर रहा है क्या? अच्छा ठीक, करो। तो वहां दिखाओ हमको, कहाँ सॉल्व? तुम एबीडी नहीं बन रहा है? समस्या गंभीर है। तुम भी भोले बाबा के पास गई थी ना? जो जो लोग अपना काम छोड़ के भोले बाबा के पीछे पड़े हैं, उनका नहीं बन रहा है। तुम लोग इधर नहीं बन रहा है तो पूछते हैं कि डाउट पूछो, तो क्यों नहीं पूछते हो? हाँ, तुम्हारा कितना है? T1 कितना? जो भी फोर्सेज आए हो, 60 आया, और दोनों टेंशन निकालना था ना। 80 है। कितना? 80 और 60 आया है। ठीक, रेजोल्यूशन निकालना सबसे जरूरी है और निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे कम से कम मात्र हम 200 क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन नहीं बनाइएगा आप, ठीक है? और उसके बाद शुरू होगा, मेरा तीसरा आंख खुल जाएगा ना, जब महाकाल का तीसरा आंख खुलता है ना, मेरा खुल जाएगा, पीट देंगे बढ़िया से, एकदम ढबाढप पिटाई होता है एकदम। आप इस चीज का एहसास नहीं है तब तक क्योंकि आप अपने सीनियर से नहीं मिले हैं। पूरा एकदम जैसे झमझम बारिश होता है ना, झमझम पिटाई होता है एकदम। तैयार रहिएगा उस दिन के लिए। इसलिए 200 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप नहीं बनाएगा, इसलिए सीख जाइए जल्दी से जल्दी। हाँ, पूछ लेना। एक बच्ची बोल रही है, ऐसे पहले ही रोना शुरू कर दिया, तब दो दो स्टिक और दिए, तो आज तक मेरे पापा हमको नहीं पीटे, आज तक मेरी मम्मी नहीं पीटे, तो हमें इसलिए तो पीटना पड़ गया तुमको। और पीटे उसको। आज बार सबको मौका दे रहे हैं, एफबीडी एकदम क्लियर कर लीजिए। एफबीडी में यदि डाउट है तो आप यहीं बैठ के बनाइए और हमसे पूरा दिन पूछिए, वो हमको पसंद आएगा। लेकिन जब देंगे बनाने के लिए और एफबीडी नहीं बनेगा तो फिर समझ लीजिए, समझा दिए अच्छे से पहले सबको। पढ़ा रहे हैं, उसका डाउट पूछने के लिए कहते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं आप। जिनका बन गया आगे बनाइए सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, और जिनका एबीडी में डाउट है यहां देखिए, समझे? एबीडी में डाउट है यहां देखिए, नहीं बनाइएगा फिर आगे कहानी गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टेंशन और इसको सेकंड मान लेते हैं स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, किसी को भी फर्स्ट मानिए किसी को भी सेकंड मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसको फर्स्ट मान लिए हम, तो ये स्ट्रिंग इस पर टेंशन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम T1 बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग माने हैं इसको। तो T1 जो है ये एंगल बना रहा है कितना? 53। तो जिसके साथ एंगल बनेगा उसका रेजोल्यूशन में T1 cos 53 आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा T1 sin 53। ये रिजॉल्व हो गया। यदि इस पे रिजोल्यूशन में दिक्कत है तो आपको यानी वेक्टर में दिक्कत है, तो वेक्टर का मेरा लेक्चर को पूरा पढ़िए, समझे? जितना जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए, खत्म कीजिए। आप चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप वेक्टर देखिएगा, 17 लेक्चर है उसमें टोटल। लास्ट लेक्चर डॉट सॉल्विंग सेशन रहा है वो।
16 लेक्चर्स हैं, उसको खत्म कीजिए। उसको नहीं खत्म कीजिएगा तो यहां दिक्कत रह जाएगा। ठीक है, समझ गए? जल्द से जल्द खत्म कीजिए उसको। तो ये रिजॉल्व हो गया। अब इस वाले में हम देखें तो यहां का जो स्ट्रिंग है ये भी टेंशन T2 लगाएगा इस पर, और ये एंगल 53 है तो ये 37 होगा। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में जो आएगा वो T2 cos 53 होगा, सॉरी 37 होगा, और इस डायरेक्शन में जो टेंशन आएगा ये होगा T2 sin 37 होगा। अब ये रिजॉल्व हो गया। ये रिजॉल्व होने का मतलब ऐसे हम ड्रॉ किए, इसका मतलब होगा कि अब ये फोर्स यहां नहीं रहा, यही फोर्स इधर और इधर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई में। ध्यान से देखो, तो ये T1 फोर्स जो है वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी तरह ये T2 फोर्स वाई और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब इसका एबीडी जो बनाएंगे वो देखिए यहां बनेगा। एक इसका डाउनवर्ड फोर्स इधर लगेगा mg, जो कितना होगा 10 इंटू 10, क्योंकि g का वैल्यू कितना माने 10, तो 100 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में T2 sin 37, उसके अपोजिट डायरेक्शन में T1 sin 53। अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस होंगे, एक होगा T1 cos 53 और दूसरा होगा T2 cos 37। ठीक, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन। इसका ये एफबीडी हुआ। जिसको एफबीडी में दिक्कत है, समझ में आया है तो बोलिए। ये फोर्स रिजॉल्व हो गया एक्स और वाई में, तो वही एक्स और वाई में बनाए हैं। ये फोर्स रिजॉल्व हो गया एक्स और वाई में, तो इसलिए एक्स वाई में बनाए। इसलिए आपको T1 और T2 यहां नजर नहीं आएगा, T1 T2 का कंपोनेंट नजर आएगा इसमें। ठीक है, अब चूंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्शन एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सारे फोर्सेस जो एक्स एक्सिस में लग रहे हैं सबका समेशन 0 कर देंगे। जो पॉजिटिव एक्स होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स वाले को नेगेटिव लेंगे। तो इसमें पॉजिटिव एक्स ये है, तो बराबर यहां पे लिख रहे हैं +2 T2, और साइन 37 का वैल्यू कितना 3/5, और ये माइनस में हो जाएगा T1, यानी 4/5 इज इक्वल टू 0। तो 3/5 T2 इज इक्वल टू 4/5 T1 कैंसिल हुआ, तो 3T2 इज इक्वल टू कितना आया 4T1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि एक्स एक्सिस में फोर्सेस को बैलेंस करने से आया है। अब हम सेकेंड में टर्म करें, इसको करें, यहां पर देख लीजिए। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग बाय डायरेक्शन क्या होना चाहिए 0। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, प्लस T2 cos 37 का वैल्यू कितना 4/5 होगा ना, और प्लस T1 cos 53 3/5, और माइनस में आ जाएगा mg इज इक्वल टू कितना 0 होगा। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर देखिए, तो यहां 3/5 T1 प्लस 4/5 T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। अब T1 का वैल्यू यहां से निकाल कर पुट कर सकते हैं, या T2 का वैल्यू वहां से निकाल कर यहां पुट कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? T2 का पुट करें तो T2 का वैल्यू कितना है 3T1 डिवीजन में 5 प्लस 4/5, और T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 T1 होगा ना, और इक्वल टू क्या होगा 100। तो यहां से क्या आया 3/5 T1 प्लस ये कितना हो गया 16/15 T1 इज इक्वल टू 100। एलसीएम लेंगे या कॉमन लेते हैं, तो यहां पर T1 एलसीएम लेंगे 15 ले सकते हैं 15, तो यहां कितना होगा 3 टाइम्स में तो 6, और प्लस यहां 16 इज इक्वल कहा 9। अच्छा 3 हाँ 9 होगा। तो यहां पर आगे कितना 9 प्लस ये 16 कितना होगा 25, तो T1 इंटू 25/15 इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया 3 टाइम्स में, ये हो गया 5 टाइम्स में। तो फाइनल वैल्यू T1 बराबर कितना आया
3 इंटू 100 डिवीजन में 5, ये 20 बराबर 60। तो T1 आ गया 60 न्यूटन और T2 कितना आया 80 न्यूटन। ठीक है, सेकंड में निकल गया। सेकंड में कितना कितना आ रहा है, एक सेकंड, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो फर्स्ट का टेंशन कितना है 403। अच्छा T2 कितना आया है बाई, ठीक, और थर्ड में T3 कितना आया 100 न्यूटन। सबका आ रहा है, ये आया तुम लोग का, ठीक। जिनका एबिलिटी नहीं बनाया है, जो ये उसको उतार करके इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ये एंगल 37 डिग्री है और यहां पर एक रिजिड वॉल है जिससे एक ब्लॉक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट है। उसका मास m है और m बराबर सपोज 5 kg है, ठीक है। मास दिया हुआ है 5 kg। if the system is in equilibrium, then find tension in string। स्ट्रिंग में टेंशन बताना है आपको। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए तो। ध्यान रखिएगा यहां वेट, नॉर्मल, टेंशन तीनों लगेगा। जिनको रेजोल्यूशन में दिक्कत है वेक्टर कंप्लीट कीजिए और लॉज ऑफ मोशंस जो 3 क्लासेस हुए हैं इससे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, तब समझ में आएगा रेजोल्यूशन कैसे होगा। और जिनको दिक्कत है क्लास के बाद रुकेंगे, जाएंगे नहीं, यहीं बैठ के पढ़िएगा, डाउट पूछिएगा। 3:30 बजे तक हम अवेलेबल हैं यहाँ पर, फिर मेरा क्लास रहता है। तो आपके पास टाइम है 2 घंटा, यहीं बैठ के पढ़िए और जो डाउट है पूछिए। समझ गए? डाउट क्लियर हो तब जाइए यहां से। कौन है, खा लिया ज्यादा है क्या आज? जलेबी पचा नहीं अभी तक? तो मैं आया ही नहीं था। इतना बच गया कि 12th वाले भी खा लिए। 12th वाले बोले सर क्या बात है, किस बात की किस बात पर ये जलेबी मिल रहा है हम लोग को? हम बोले कि
11th वालों की इच्छा थी तो लोग गुस्सा आ गए, हमारी इच्छा तो कभी नहीं पूरा की है। वो लोग ध्यान से वीडियो देखता है, आप लोग ध्यान से देखता है कि इसमें सर क्या बोल रहे हैं बीच बीच में। चलिए सॉल्व करके बताइए। क्या डाउट है, बोलो, कुछ डाउट है? अरे पानी पियो। या तो कोई दिक्कत है, नहीं तो उधार ले लियो किसी से। क्या है? सही है। कितना आंसर आया? मास कितना दिया है? 5 इंटू 10 कॉस 37 3/5, तो 5 चला गया, 30 न्यूटन। और यही किसके बराबर होगा? होगा ना? ये तो निकालना था, बताइए। रेजोल्यूशन आता है, तुरंत बन जाएगा।
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? उसमें भी क्या करना है आपको, सारे फोर्सेस को बैलेंस करके देखना है। यदि जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम में है, और जीरो नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम में। या इसको थोड़ा बदल देते हैं, इस थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ये है ऑलरेडी ठीक है, लेकिन हम इसमें एक चीज निकालने के लिए दे देते हैं आपको, तो आपको लिए और अच्छा हो जाएगा। जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आपको कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि इफ द सिस्टम is in equilibrium, then find normal reaction। आएगा क्या? देखिए ये इसके बैलेंस होना चाहिए, आ रहा है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं, तो यहां पर कितना फोर्स रखें कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब इधर एक्स बराबर हो जाए। कितना फोर्स होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? एफ कितना होना चाहिए? जैसे 30 न्यूटन रखा तो 18 न्यूटन इधर आया, और यहाँ 20 न्यूटन है, तो बैलेंस है नहीं। हम चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए, तो इसको ऐसे कर देते हैं। समझ में आया? अब निकाल के बताइए, अब सॉल्व करके बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? क्वेश्चन क्या नहीं समझ में है? निकालना है। सिस्टम किस में है तो निकालिए नॉर्मल रिएक्शन। कैसे नहीं है अभी भी? कॉस 37 4/5 होगा, तो यहां पर कितना होना चाहिए? नहीं, यहां पर वैल्यू कितना आना चाहिए? 24 न्यूटन, तो यहां 24 कर दीजिए। अब हो गया। चलिए अब बताइए क्वेश्चन सॉल्व करके कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा।
ये दोनों फोर्स कितना हो गया, ये और ये ऐड होकर कितना होगा, टोटल जो इधर फोर्स लग रहा है इधर T1 कितना, T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 45 बराबर ऐड करके कितना आ गया, हाँ 42 आ गया, 42 न्यूटन। और नीचे जो वेट लग रहा है वो कितना है, 48.02 न्यूटन। तो आप ये समझिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 48 लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में 42 लग रहा है, ठीक है। अभी तो अभी नेट जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल फोर्स ऊपर, वो कितना न्यूटन का लगाएगा, ताकि सिस्टम किस में आ जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा ना। समझे कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक है कितना 18 प्लस में, और प्लस 24 माइनस कितना 48, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 48 है, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में ही हम नॉर्मल को ले रहे हैं, ठीक है। यदि ये डायरेक्शन हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब जो हमने माना था अपवर्ड डायरेक्शन वो ठीक है, ठीक है। तो और नॉर्मल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम हमारा ये है। तो सिस्टम जो ग्राउंड पे लगा रहा है उसको थोड़ी ना हमको देखना है, हमको तो ग्राउंड जो सिस्टम पे लगा रहा है वो देखना है, इसलिए वो ऊपर की तरफ दिखाए हम। तो यहां पर ये प्लस n और ये क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो गया 42 और माइनस 48 प्लस n इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 48 माइनस 42 होगा। तो n बराबर कितना हो गया 6 न्यूटन। तो इसका मतलब है n 6 न्यूटन है, और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है ना, तो यानी पॉजिटिव वाई में एक्ट करेगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 न्यूटन। समझ पाए, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, समझ गए। मॉड्यूल निकालिए तो आप लोग, कल आप लोग को टीपीएस मिल जाएगा इसका। मॉड्यूल लाए हैं आप लोग, नहीं लाए हैं, लेके आए हैं। उसमें आगे जो क्वेश्चंस हैं, एक मिनट लाइए, ठीक है, लॉज ऑफ क्वेश्चंस का देखिए, हेडिंग क्या है 45 के बाद जो हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, ये स्टार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चंस आप बना सकते हैं कहाँ 46 से लेकर 51 तक, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए 46 to 51 आपका बन जाएगा क्वेश्चन, वो होमवर्क है, कल कंप्लीट करके आइएगा। कुछ डाउट्स हो गए तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और आज जो भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कीजिए, खासकर जिनसे एबीडी नहीं बन रहा है उनके लिए करें, ठीक है।